बहुत सारे केस जितने सुने हार्ट अटैक के, मैक्सिमम मेंस ही सुने, मैक्सिमम थायराइड के केस मैंने वुमेन्स के ही सुने। तो इमोशंस का इतना गहरा इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली बात होती है सर, मुझे तो लगता है कि पूरी प्रकृति ही बनी इमोशंस पे है। अगर मान लीजिए आप एक स्पिरिचुअलिटी के साथ में अगर देखा जाए, आज हमारे पास घड़ियां हैं या चीज़ें हैं, पुराने टाइम में तो नहीं थी, और प्रकृति के संकेतों के द्वारा हम ये समझते थे कि अब क्या होने वाला है या अब क्या समय है, समझते थे। इसका मतलब प्रकृति बात करती थी, और बिना इमोशंस के तो कोई बात करेगा नहीं, यानी वहाँ इमोशंस हैं। ठीक, अगर इमोशंस हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी, ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा एक ब्रह्मांड बाहर है, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ठीक, अगर वो अंदर है और आपने कोई ये बॉडी के अंदर ना एक चीज़ बिल्ड की है गॉड ने, एंड दैट इज़ ब्रेन। ठीक है, और वो एक टूल है, लेकिन हमने अपनी बॉडी को उस टूल के कब्जे में करा दिया है अपनी ही लाइफ के गलत पैटर्न की वजह से। हमने क्या किया, एक कोई थॉट बोला या किसी ने भी कोई चीज़ बोली, उसका एक इमोशंस क्रिएट हुआ, इस बॉडी ने उस इमोशंस को ले लिया। यही होता है, मान लीजिए आज आके इंसान ने कोई 2 शब्द बोले, हो सकता है वो यहाँ ना आए, फेस पे ना आए, लेकिन अंदर तो आएंगे। ठीक, अंदर आया तो वो एक इमोशन आया। बॉडी इमोशंस बनाना जानती है, और ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, थॉट लेता है, इमोशंस बनाता है, और फिर वो क्या करता है, 80 ट्रिलियन सेल से अंदर आपकी बॉडी के अंदर उसने भेज दिया, मैसेज दे दिया। ठीक है, अब वो जैसे जैसे उस तरह के इवेंट्स होंगे ना, आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे जीवन में इस टाइम पे घटी थी, कैसे बोली गई थी ना, ये भी साउंड्स आपको याद होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आपने बच्चों को कहते हुए सुना होगा, मेरे दादी ने तो ऐसे बोल दिया था, मेरे चाचा ने तो ऐसे। ये एक स्टोरी हमने सुनी है जो लोग शेयर करते हैं। ठीक, तो वो 80 साल के बाद भी या 40 साल के बाद भी, 20 साल की बात, 5 साल की बात क्यों याद है, और एज इट इज साउंड क्यों है। ठीक, यानी हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। हमने देखा, हमने सुना, हमने कुछ स्मेल किया, हमने कुछ खाया, या हमने कुछ टच किया। ठीक, ये 5 सेंसेस हैं जिसको इमोशंस को क्रिएट करते हैं। हम कुछ देखते हैं, हम अच्छा देखते हैं तो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, हम कुछ बुरा देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। ठीक, हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम कुछ बुरा सुनते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये सेंसेस हमारे इमोशंस के कारक है कहीं ना कहीं। ये हमारी बॉडी खुद बता रही है, मैं किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो। ठीक, तो ये बॉडी बता रही है कि इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई भी चीज़ हमें पता है जिसके थ्रू हम इमोशंस को निकाल रहे हैं? कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे लोग कह सकते हैं कि आम व्यक्तियों को तो नहीं पता है। आम व्यक्तियों को तो नहीं पता। आम व्यक्तियों को नहीं पता। अगर दूसरी बात कहें कि हाँ आंसू निकलते हैं, तो आंसू का निकलना आपके इमोशंस को निकलने को नहीं दर्शाता। ओके, ठीक है, आंसू निकलना इसका मतलब कि आपने एक इमोशंस लिया था, वो 2 तरीके से निकलता है, या तो पानी के थ्रू या तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, मतलब फ्रस्ट्रेशन में। ओके, ठीक है, कुछ लोगों को देखा है गुस्सा होते हैं या हर्ट होते हैं, हर्ट भी होते हैं ना तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब ऐसा हाँ अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों कोई इंसान इमोशनल हो जाता है और क्यों इंसान कोई फ्रस्ट्रेट होता है। इसके पीछे भी एनर्जीज़ का ही खेल है। फेमिनाइन एनर्जी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, चाहे वो मेल फीमेल हो तो वो रोएगा, और अगर मैस्कुलाइन डोमिनेटेड है तो वो लड़की हो चाहे लड़का हो वो फ्रस्ट्रेट होगा। कुछ कुछ वुमेन्स को देखा है ना, मेंस जैसे बिहेव करते हैं, गुस्सा आने वाला। अब ये इसको निकालने का प्रोसेस कैसे करेंगे? जैसे ही आपको मैंने बोला होगा आपके पास्ट इवेंट, जो अब आप या आपसे आपकी जितनी भी ऑडियंस है या हमारी जितनी भी ऑडियंस है, उसने अपने जीवन का सबसे खराब समय याद कर लिया होगा। जैसे ही मैंने कहा चाचा नाना ने कोई बात बोली थी, उनको अपने द्वारा अपने किसी फैमिली मेंबर की बोली गई बात इवन टोनालिटी तक याद रहेगी कि कैसे बोली, किस फ्रीक्वेंसी में बोली गई ये भी याद रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब आपने स्टोर किया। अब निकालना कैसे है ये नहीं पता है, तो ये निकालने वाला जो प्रोसेस है ना, सफाई वाला काम है। तो मैं कहती हूँ सर कि जैसे कि मैं 41 डेज़ के सेशंस लेती हूँ, तो मैं 15 दिन सिर्फ क्लीनिंग करवाती हूँ, कुछ और नहीं, कुछ पढ़ाने नहीं, कुछ लिखाना नहीं, सिर्फ 15 दिन क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं कहती हूँ 15 दिन मैं सिर्फ आपके ब्रेन की स्वीपर हूँ। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर जितने साउंड्स हैं, जितनी पिक्चर्स हैं, जितने आपके वैसे इमोशंस हैं जो आपने कैरी कर लिए हैं, वो सब कुछ ब्रेन के अंदर एज पिक्चर होता है। ठीक है,
हम पिक्चर्स ले तो लेते हैं पर उसको मिटाना नहीं जानते हैं। शास्त्रों में था पर हमने उसको मिटा दिया, हमने अपने ज्ञान को खुद ही खत्म कर दिया। शास्त्रों में था और मिटा दिया, वो थोड़ा सा और समझाइए। जैसे सर मैं ये हमेशा जब मैं कभी भी गीता पढ़ती हूँ या कृष्ण के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में तुरंत ये थॉट आता है कि कृष्ण ने जो अर्जुन के साथ किया वो कुछ और नहीं था, NLP ही था। अच्छा, ठीक है। अर्जुन को क्या दिखाया गया कि अर्जुन इमोशनल हो गए, तो एक ऐसा धनुधर जो उस पूरे उस टाइम में, हाँ, उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी स्किल में कमी नहीं है। हाँ। ठीक, उसने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े और ऐसी ऐसी विजय हासिल की जिसकी गाथा हम पढ़ते हैं, यानी वो बहादुर है, उसमें कोई कमी नहीं है, बलवान है। ठीक, और उसकी शैक्षणिक स्किल पे हम सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने चिड़िया की आंख पर भेद किया था, यानी लक्ष्य बहुत तगड़ा है, यानी ऐसी कोई स्किल बुरी नहीं है उनके अंदर जो युद्ध नीति के लिए जरूरी हो। ठीक, यानी क्या चीज उसको बैक कर रही है, उनका इमोशनल ब्लॉकेज जो फैमिली के साथ कनेक्टेड है। मैं उसको ऐसे देखती हूँ। ठीक, अब वहां पे कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उनको गीता का जो वर्णन किया, गीता के जो उपदेश दिए, वो एक एक उपदेश को जब ध्यान से पढ़ो तो ऐसा लगता है ना कि ब्रेन की NLP की जा रही है। गीता में ही कहा गया ना कि आप अपना डिप्रेशन हटा सकते हो, आप अपनी चीज़ों को हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। क्या किया अर्जुन को जब उन्होंने बोला, कृष्ण ने उनसे बोला कि यही पितामह थे तुम्हारे, जब तुमने उस सिचुएशन में जब तुम थे, जब पत्नी के साथ ऐसे सिचुएशन हुई, तब ये पितामह को नहीं आता कि वो उनकी बहू है। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरह से ब्रेन के अंदर उन इमेजेस को वापस से पॉपअप करवाना, कराया गया। हाँ, क्लियर कराया गया कि ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, वापस एक ऐसा व्यक्ति, कुछ उन्होंने नहीं किया, कोई दूसरे शस्त्र नहीं दे दिए, कुछ ऐसा ज्ञान नहीं दे दिया, कुछ ऐसी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, उपदेश दिया, यानी उनके ब्रेन को क्लीन किया, क्लैरिटी दी, और वापस अर्जुन ने उसी युद्ध को लड़ा। इतनी छोटी सेना लेकर, कृष्ण की अक्षुणी सेना कहा जाता है, ये हम गाथों में पढ़ते हैं कि कृष्ण की अक्षुणी सेना को कौरव ले लिए थे और कृष्ण को इन लोगों ने लिया था। ठीक है, जिनके साथ ये था कि आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसके बावजूद उतनी छोटी टुकड़ी सेना को लेकर के इतनी तगड़ी NLP की कृष्ण जी ने कि वो पूरा युद्ध पांडवों ने जीत लिया। तो मैं कहीं ना कहीं गीता के उपदेशों को, या कृष्ण ने जो अर्जुन के साथ प्रक्रिया अपनाई, वो कहीं ना कहीं NLP थी, यानी ब्रेन प्रोग्रामिंग थी। मैं ऐसा देखती हूँ। तो जैसे मैं आपसे जब भी बातचीत होती रहती है तो जानने मिलता है, देश विदेश में आपके बड़े बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं। तो ये आप यहाँ पे बैठ के विश्व के किसी भी कोने में लोगों को हील कर देते हैं, किसी भी, इसके पीछे का क्या साइंस है कि आप इंडिया में बैठ के USA, कनाडा और बड़े बड़े जगहों पे लोगों को हीलिंग दे देते हैं, उनको सुधार आ जाता है? तो ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का क्या साइंस है? जैसे सर अभी आपने देखा कि शुभांशु अंतरिक्ष में गए हैं, पूरे भारत का नाम उन्होंने गौरव, दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए हैं, राइट। यहाँ बैठा व्यक्ति आज अंतरिक्ष में बैठा है, दूसरे ग्रह में बैठा है, दूसरी जगह पे बैठा है। ठीक, ये अगर पॉसिबल है, इट मीन्स कि एनर्जीज है, और वो वहाँ बैठ कर के वो यान भी वापस आ गया सक्सेसफुली, और वहाँ बैठ कर वो हमसे यहाँ बात कर रहे हैं, वीडियो पे बात हो रही है, यानी कोई तो एनर्जी, कोई तो ट्रांसमिशन जो जहाँ जोड़ा गया है साइंटिफिकली। तो ये मेटलिस्टिक है। बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे तार जोड़े हुए हैं जिनको हम टेलीपैथी कह सकते हैं, ठीक, जिनको हम एनर्जी कह सकते हैं, जिनके थ्रू आप कहीं पे भी बैठ करके इस पूरे ब्रह्मांड की किसी भी कोने पर उस चीज़ को भेज सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है, दैट इज़ वाइब्रेशन। ये एक वाइब्रेशन है। थोड़ा सा अगर हम साइंस में भी चले जाएं तो कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये साइंस में प्रूफ हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पास से देखा गया, उस पर बहुत रिसर्च किया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाइब्रेशन निकल कर आए। और जब वाइब्रेशन को बहुत ध्यान से देखा गया, बहुत गहराई से, डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, आप एक बार डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट जरूर देखिएगा, जो मैडम बोल रही हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब उनको वापस से फोकसली उस पर सर्च किया गया तो वापस वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एक साइंस, और जिसपे नासा के वैज्ञानिक कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो
हमारे ब्रह्मांड में, हमारी प्रकृति के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो ब्रेन से भी ऊपर है। यानी कोई तो वाइब्रेशन है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो हम सब को यहाँ पर स्टेबल कर रही है, या हम सभी की उन चीज़ों को भी कर रही है जो कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई है। वही चीज़ें हमें यहाँ बैठकर वहाँ चीज़ों को हील करने में हेल्प करती है। वैसे बेसिकली आज की डेट में जूम अवेलेबल है, जहाँ दूरी का कोई फ़र्क होता नहीं है, सामने जूम पे व्यक्ति होता है और वो आपसे डायरेक्ट बात कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। मतलब मैक्सिमम रोल कमांड का है, जिसको हम एक प्रकार से एनएलपी ही बोलते हैं, कि आप उसके ब्रेन को कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप क्या कमांड दे रहे हो, उस कमांड को उसका ब्रेन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है।